वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कल क्या पढ़े थे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे? अक्षीय स्थिति में ना। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, कितना आया था? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यूब, ठीक है ना। तो ये आया था, ठीक है। यहाँ पे जो E होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है द्विध्रुव क्रमानुपाती, किसके? R के घात 3, R की घात 3 के द्विध्रुव क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। यही तो आया था। अब आज क्या पढ़ना है? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वाला थोड़ा सा उससे टफ है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है, आसानी है, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव, जैसे बोल रहे हैं ऐसे लिखना भी रहेगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके आवेश -q और +q, इसके आवेश क्या है? -q और +q, मध्य बिंदु O और इनके बीच की अल्प दूरी 2l, अल्प दूरी 2l। A और B जो इन पे जो आवेश रखा गया है -q और +q, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? l + l 2l, ठीक। अब इस मध्य बिंदु जो वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु AB है, AB का मध्य बिंदु O है, उसके सीध में देखोगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? अभी कल भी बताया था ना, निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? जो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली लंबवत रेखाखंड, अभी लंबवत रहना चाहिए, मतलब ये जैसे AB है तो AB का मध्य बिंदु क्या है? ये O है। इस O से जाने वाली लाइन चाहे ऊपर की साइड ले लो चाहे नीचे की साइड ले लो, ठीक। लाइन ऐसे जाएगी, चाहे इस साइड ले लो चाहे उस साइड ले लो, ठीक है ना। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो निरक्षीय बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? निरक्षीय बिंदु। तो इस पर किसी पॉइंट निरक्षीय बिंदु पर, जैसे निरक्षीय बिंदु क्या है? इस अक्ष पर, इसके अक्ष पर एक कोई बिंदु है कैपिटल M, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? निरक्षीय बिंदु। इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि जो +q आवेश है, इसके कारण जो आवेश ये +q है, इसके कारण बिंदु M पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके बराबर है? वेक्टर E1 के बराबर। किसके बराबर है? वेक्टर E1 के बराबर है। और जो -q आवेश है, इसके कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वेक्टर E2, ठीक। +q आवेश के कारण क्या मानते हैं? वेक्टर E1 है, और -q आवेश के कारण क्या है? वेक्टर E2, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे होगे कि जो वेक्टर E1 है, वेक्टर E1 की डायरेक्शन किधर होगी? क्योंकि ये प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज क्या होता है? प्लस चार्ज के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस प्लस चार्ज जिस पॉइंट पे रखा है, उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, उसको जब लाइन मिलाओगे उन दोनों बिंदु को, तो उसके आगे बढ़ाओगे तो वही डायरेक्शन भी क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो जैसे यहाँ पे देखो B है, B और M को मिलाओगे ऐसे, तो इससे इस +q आवेश से दूर, इससे दूर, क्योंकि यहाँ पे जैसे समझो यहाँ पे क्या कि एक जैसे परीक्षण आवेश Q0 रख दिए प्लस आवेश, एकांक धन आवेश यहाँ पे अगर रख दिए तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा? उसको धक्का देगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। तो ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इधर ना, वेक्टर E1 की डायरेक्शन। लेकिन अगर परीक्षण आवेश यहाँ पे रखा तो -q आवेश क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा ना, क्योंकि ये माइनस है वो प्लस है, तो इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इसी की ओर, माइनस चार्ज की ओर, और ये प्लस चार्ज के कारण इससे दूर रहेगी, अवे फ्रॉम ना। तो यहाँ से क्या होता है कि ये दो डायरेक्शन मिलेगी। तो यहाँ से जैसे इसका वियोजन करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि को हम सिंपली जोड़ नहीं सकते। उसमें किसका नियम का पालन करना पड़ता है? योग का नियम। किसका? सदिश योग का नियम ना। सदिश के योग का नियम पालन करके हम क्या कर सकते हैं? दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर
किसी पॉइंट पे या किसी सिस्टम में कोई भी निकाय है उस पर अगर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं तो वो फोर्स कैसे जुड़ते हैं? सदिश योग के नियम के अनुसार जुड़ते हैं। किसके अनुसार? सदिश योग के नियम के अनुसार जुड़ते हैं। ठीक है ना? तो जैसे 11th में पढ़े होंगे कि अगर जैसे किसी एक पॉइंट पे दो वेक्टर है, एक इस साइड इस डायरेक्शन में कार्यरत है और दूसरा इस डायरेक्शन में, इसका नाम वेक्टर p है, इसका नाम वेक्टर q। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कितना आएगा? p² + q² + 2pq cos थीटा किसमें? अंडर। ये क्या होगा? इसका रिजल्टेंट वेक्टर r। ठीक, ये कौन कहता है? सदिश योग का नियम। ठीक, समांतर चतुर्भुज विधि से इसको निकाला जाता है। 11th में पढ़े होंगे। यहाँ जो थीटा है वो इनके बीच का एंगल, मतलब जैसे दो वेक्टर है p और q, इनको ऐसे डायरेक्ट वेक्टर p + वेक्टर q नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इस नियम का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं कर सकते कि वेक्टर e1 + वेक्टर e2 जोड़ घटा दे, ऐसा नहीं करता। तो इसका वियोजन हम अलग से यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है ना? इसमें अगर कर देंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे भद्दा हो जाएगा, तब सही से समझ में आएगा ना। तो इस वजह से यहाँ बगल में देखते हैं ना। तो यहाँ पे देखो वेक्टर जैसे e1 है, e1 को अगर हम लोग वियोजित करेंगे मतलब दो भागों में तोड़ेंगे। कितने भागों में? दो भाग। तो e1 cos थीटा एक भाग बनेगा और दूसरा एक घटक क्या हो जाएगा? e1 cos थीटा और दूसरा क्या हो जाएगा? e1 sin थीटा। दूसरा क्या हो जाएगा? e1 sin थीटा। तो e1 cos थीटा और e1 sin थीटा। तो cos थीटा किधर जाता है? जिसके साथ एंगल बने। e1 वेक्टर जिसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, जिस लाइन के साथ या जिस रेखाखंड के साथ, उसके साथ क्या जाएगा? cos थीटा। ठीक, तो थीटा कहाँ बन रहा है? ये वाली लाइन के साथ। तो cos थीटा किधर आएगा? इस डायरेक्शन। ये हो जाएगा e1 cos थीटा। ठीक, और इसके परपेंडिकुलर कौन जाएगा? इसी लाइन के परपेंडिकुलर क्या होगा? e1 sin थीटा। ठीक है, जो cos थीटा जिसके साथ ये बनाया हुआ, जैसे ये इस लाइन के साथ, उस लाइन के परपेंडिकुलर में कौन होगा? e1 sin थीटा। ऐसे नीचे वाले को जब वियोजित करोगे तो ये एंगल थीटा, ये भी थीटा। अब थीटा कैसे आया? ये भी अगर देखो यहाँ जैसे मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है मिलाने वाली रेखाखंड ए और एम को मिलाने वाली रेखाखंड एम, और इस AB के बीच का एंगल अगर थीटा है तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये इसके समांतर हमने एक रेखा खींचा है। समांतर रेखा खींचा तो ये कोण अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा। कैसे? एकांतर अंतःकोण। तो 8th 9th में पढ़ते हो ना कि एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये वाले जैसे देख रहे होगे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। वैसा संगत कोण है, ये लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर ही, और ये इसके इस साइड है तो ये भी इस साइड, मतलब साथ साथ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? संगत कोण। ठीक, ये थीटा है ये भी थीटा है, दोनों थीटा। तो आप e2 को जब वियोजित करोगे थीटा यहाँ बन रहा है इस लाइन के साथ, तो इधर क्या आएगा? e2 sin cos थीटा। जिसके साथ लाइन रहे एंगल जिस लाइन के साथ है उसके साथ क्या होगा? cos, और उसके परपेंडिकुलर कौन होगा? sin। ये क्या हो जाएगा? e2 sin। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे होंगे कि ये इधर ये अपोजिट डायरेक्शन, e1 का sin थीटा ऊपर की डायरेक्शन में है और e2 sin थीटा नीचे के डायरेक्शन। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? घटेंगे ना। एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या करोगे? घटाओगे। और ये दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन, सेम। इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है ना? तो e1 cos थीटा प्लस e2 cos थीटा होगा, और वो वाला e1 sin थीटा माइनस e2 sin थीटा। ठीक ना? तो यहाँ से देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण या प्लस क्यू आवेश के कारण, किसी एक आवेश के कारण क्या निकाल लेते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, अगर यहाँ से एक चीज और अगर समझ लो, जैसे यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस हमें चाहिए, अगर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है ना? तो ये होता है, मतलब ये क्या होता है? Q जिस बिंदु आवेश के कारण हमें क्या चाहिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये R क्या है? उस बिंदु तक की दूरी का स्क्वायर कर देंगे जहां तक हमें क्या निकालना है? जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। ठीक है ना? तो
तो यहाँ पे जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां तक का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक r। तो यहाँ से देखो हमें जैसे माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे चाहिए और प्लस क्यू आवेश के, तो हमें कौन सी दूरी चाहिए, am चाहिए और bm चाहिए, ठीक। तो यहाँ से देख रहे होगे कि ये एंगल बराबर, ठीक, ये डिस्टेंस बराबर, ये भी बराबर, ठीक। वैसे भी साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो गए ट्रायंगल, ये वाला त्रिभुज जैसा है वैसा सेम टू सेम ये भी होगा, ठीक है ना। जैसा ये वाला त्रिभुज है वैसा ये भी होगा, तो AM बराबर जितना होगा उतना BM भी होगा, तो AM बराबर क्या होगा, BM, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से देखो AM बराबर क्या हो गया, BM, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, AM की वैल्यू कितनी होगी, AM देखो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, BM, तो BM बराबर स्क्वायर हटाओगे किधर, रूट लग जाएगा, लंब कितना है r, आधार कितना है l, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, समझ में आई बात। अब यहाँ पे क्या हो गया, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, जितना AM है उतना ही BM, ठीक। अब जैसे हम बात करते किससे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेक्टर E1, तो यहाँ वेक्टर ना लिख के केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा है ना, तो E1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा Q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, प्लस क्यू आवेश से M तक की दूरी कितना है, BM, BM ही तो है, अब इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक। और BM की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से BM की वैल्यू रखो तो क्या है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो जब स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये रूट गायब हो जाएगा, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक। अब ऐसे जैसे E1 निकाले हो ऐसे माइनस क्यू आवेश के कारण फिर क्या निकालोगे, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु M पर कितना होगी, E2 बराबर देखो सब कुछ तो वही है, चार्ज उतने हैं, इस पे भी केवल निगेटिव है, तो यहाँ पे ये मान वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों वही रहेगा। ये डिस्टेंस देखो AM जितना है उतना BM, तो ये भी कितना है, सेम वही है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक। ये दोनों क्या होंगे बराबर, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो, इसको इक्वेशन सेकंड बोल सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो ये जितना E1 है उतना E2 है, तो E1 sin थीटा बराबर E2 क्या है, sin थीटा, यही तो होगा। यहाँ से देखोगे जितना मान E1 का है उतना E2 है, अगर E1 से sin थीटा गुणा करोगे, E2 से sin थीटा गुणा करोगे तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर ही होंगे, ये दोनों बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब एक है, जैसे ये मार्कर है, इतना फोर्स से इधर खींचे, इतना फोर्स से इधर, ये मार्कर कहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब ये यही पे स्टैटिक रहता ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे देख रहे होगे जो ये वियोजन के बाद E1 cos थीटा और E2 cos थीटा मिले हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम, इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहाँ से सेम डायरेक्शन होने के कारण बिंदु M पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो मिलेगी वो किसके कारण मिलेगी, इन दोनों के कारण, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इनकी दिशा क्या है, सेम है, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है ना। अब ये दोनों देखो E1 और E2 भी सेम है ना, E1 और E2 भी क्या है, सेम है,
तो ये क्या आ जाएगा, E1 का मान देखो यहाँ से कितना है, 1/4 साइलेंट नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये cos थीटा कॉमन ले लो, तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से बुला डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पे 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार जोड़ेंगे वही आएगा, ठीक। इनटू में क्या है, अब चाहे 2 बार लिख के तो जोड़ लेना, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, cos थीटा, क्योंकि ये अपनी तरफ से माने हैं, अपनी तरफ से माने हैं ये एंगल क्या है, थीटा। तो इसको कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल की सहायता से। cos थीटा क्या होगा, cos थीटा सब लोग जानते हो, आधार बटे कर्ण होगा। अब यहाँ से देखो थीटा के सामने क्या होता है, लंब, सबसे बड़ी वाली साइड होती है कर्ण और बचती जो है वो आधार। तो आधार क्या होगा, L, आधार क्या है, L है, कर्ण क्या है, AM है या BM है। अगर इस ट्रायंगल में ले लो, कौन सा ट्रायंगल, AOM, ठीक, यहाँ लिख लोगे ऐसे, फिर कुछ AOM, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार मतलब यहाँ क्या बोलोगे, AO अपॉन OM, AM, AO अपॉन AM। AO की वैल्यू कितना है, L है, AM की वैल्यू क्या है, √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा, 1/4 साइलेंट नॉट, ये 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा जगह पे क्या रख देंगे, L अपॉन √r स्क्वायर प्लस एल। अब यहाँ से देखो 2q और l को एक साथ लगा दो, 2q और l को एक साथ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अभी कल बताया, याद होगा ना। इसको क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बोलते हैं ना। क्या हो जाएगा, 1/4 साइलेंट नॉट 2p अपॉन q इंटू 2l, 2l इसके साथ रहेगा तो ये पूरा इसके साथ चला जाएगा ना। यहाँ से देखो q इंटू 2l ऐसा था पड़े हुए ना, दोनों आवेशों में से एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी, ये q इंटू 2l करोगे तो क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। और नीचे देखो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 में 1/2 जोड़ोगे क्या है, 3/2, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर कितना हो जाएगा, 3/2। अब यहाँ कल भी यही पढ़े थे कि r स्क्वायर, r की तुलना में एल बड़ा है, स्क्वायर करोगे तो और बड़ा हो जाएगा, r स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर। ये पहले से काफी ज्यादा बड़ा, जैसे अगर ये बहुत ज्यादा दूर तक ले सकते हो, लेकिन ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी, बहुत छोटी है। तो यहाँ एल स्क्वायर को नगण्य मान के क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, मतलब निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/4 साइलेंट नॉट p अपॉन r स्क्वायर का होल पावर 3/2, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, e के बराबर 1/4 साइलेंट नॉट p अपॉन r, ये हो गया, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन कल वाले में देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ 2 था और इसका 2 नहीं, ठीक। तो ये याद रखना, अगर निरक्षीय स्थिति में कहेगा तो यहाँ 2 नहीं आएगा, और अच्छी स्थिति में कहेगा तो 2 आएगा, ठीक। तो ये निरक्षीय स्थिति में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है ना।